स्टैंडिंग वेव हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टैंडिंग वेव में हमने ये सीखा कि वेव स्टैंडिंग वेव तब बनती हैं जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और जब दोनों का सुपरपोजिशन होता है तो वहां पर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है और उस वेव में जो एनर्जी है वो एक ही जगह पर ऑसिलेट करने लगती है। मतलब वेव ट्रैवल नहीं करती हैं, जब दो ट्रैवलिंग वेव है मिली और स्टैंडिंग वेव बनी जिसमें एनर्जी एक ही जगह पर ऑसिलेट करती है। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे स्टैंडिंग वेव, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक रस्सी को दो एंड से बांध दें और नीचे खींच के छोड़ दें तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसको हम स्टैंडिंग वेव कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप गिटार प्ले करते हैं तो गिटार की स्ट्रिंग को जो आप प्लग करते हैं तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, तो वो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस स्टैंडिंग वेव के बारे में कुछ और सीखते हैं और पहले हम लोग सीखेंगे ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव मतलब जो स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बन रही है इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रिंग है जिसको हमने किसी दो एंड तक फिक्स करके रखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग की लेंथ है जो एल के बराबर है। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को इस तरीके से बीच से खींच के छोड़ दूं तो अब ये स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोड कहे जाएंगे क्योंकि ये फिक्स हैं और बीच में जो पॉइंट होगा वो एंटी नोड होगा और हमको पता है कि नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। तो अब जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो ये दूरी लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगले केस में हम ये करेंगे कि हम इस दोनों सपोर्ट्स के बीच में जो स्ट्रिंग थी उसको बीच से और फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो मतलब बीच से हमने फिक्स कर दिया, इधर वाले पार्ट को नीचे खींचा, इधर वाले पार्ट को ऊपर खींचा, तो अब ये दोनों पार्ट ऑसिलेट करेंगे। तो इधर वाला पार्ट ऊपर चला गया है, इधर वाला पार्ट नीचे चला गया है। अब जब ऑसिलेट करेगा तो कुछ देर के बाद ये पार्ट नीचे आ जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इधर भी ऑसिलेशन हो रहा होगा, इधर भी ऑसिलेशन हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये नोड है लैम्डा बाई 2, ये नोड है लैम्डा बाई 2, तो ये पूरी दूरी जो होगी वो लैम्डा के बराबर हो जाएगी या इसको आप 2 लैम्डा बाई 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट केस में एक और नोड बीच में पुट करेंगे, तो यहां पे बीच में एक दो नोड और आ गए और इस तरीके से अब इस स्ट्रिंग का ऑसिलेशन होगा। तो अब ये 3 नोड है, मतलब सॉरी ये बीच में 2 नोड है, ये 3 लूप बने हैं, लैम्डा बाई 2 दूरी, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तब स्ट्रिंग की लेंथ है 3 लैम्डा बाई 2। तो ऐसा करके हम बीच के फिक्स पॉइंट बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे और हो सकता है कि इस तरीके से हम बीच में कई सारे नोड्स को रखते हैं और नोड्स के रखने से अब यहाँ पे इसको n लैम्डा बाई 2 कह सकते हैं। यहाँ पे n याद रखना, n नंबर ऑफ लूप्स बन रहे होंगे। अगर 3 लूप्स बन रहे थे तो 3 लैम्डा बाई 2 था, 2 लूप्स बनते हैं 2 लैम्डा बाई 2, एक लूप बना 1 लैम्डा बाई 2, और अगर ऐसे n लूप्स बने हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ को n लैम्डा बाई 2 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग की जनरल वैल्यू जो लेंथ की आई है वो आई है n लैम्डा बाई 2 के बराबर। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ की वैल्यू आपने जो निकाली है यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू होगी 12 अपॉन एन, तो ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन एन और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा n बाई 2l इंटू वे। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वेव की। ठीक है, स्टैंडिंग वेव की। जहां पे हम स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में जो वेव ट्रैवल करती है उसकी वैल्यू हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। ये वैल्यू को रूट ओवर टी बाई म्यू लिखा जाता है या इसी वैल्यू को टी अपॉन रो डेंसिटी इंटू एरिया लिखा जाता है और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या फॉर्मूला हमको मिलता है, यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव बन रही है इसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी को हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम रखते जाएंगे, अकॉर्डिंगली हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मिलती जाएगी। ठीक है, अब इन फ्रीक्वेंसीज के कुछ नाम होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि n इज इक्वल टू 3 रखना है तो आपको ये नहीं कहेगा कि n इज इक्वल टू 3 रखो, आपसे बोलेगा कि n इज इक्वल टू 3 का कुछ नाम है। अब वो नाम कैसे डिसाइड किया जाता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम n की डिफरेंट वैल्यूज
पुट करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने पर हमको अलग अलग हार्मोनिक की वैल्यूज आएंगी और सिमिलरली यहां पर ओवरटोन की वैल्यू आएगी। अगर आप n को 1 रखते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, n को 2 रखेंगे तो कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, n को 3 रखेंगे तो थर्ड हार्मोनिक। उसी तरीके से n को कोई भी इंटीजर रखेंगे तो उसी नंबर का वो हार्मोनिक कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहता है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक, तो ये जो n था इसको 5 रख देंगे तो फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओवरटोन जो होता है ये सबसे पहले जब n को 1 रखते हैं तो इसका नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब आपसे अगर कहता है कि फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो n को 1 रख देना। बाकी ये जब n को 2 रखते हो तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, n को 3 रखते हैं तो सेकंड ओवरटोन। मतलब जो ओवरटोन होता है वो n से एक घटा के आता है। ठीक है, तो जितना n है वही हार्मोनिक है लेकिन ओवरटोन एक कम होता है। तो अगर आपने कैपिटल N रखा है तो ये n-1 वाला ओवरटोन कहा जाएगा। तो ओवरटोन हार्मोनिक से हमेशा एक पीछे चलता है, हार्मोनिक उतनी ही होती है जितना आप n की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। अब अगर हम एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन consecutive nodes are 18 centimeter and 16 centimeter for two successive harmonic frequencies. Find the length of string। मतलब कहता है कि एक स्ट्रिंग में हम लोग हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज बनाते जा रहे हैं, जैसे अपने सीखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट हार्मोनिक बनाते जा रहे हैं। तो दो सक्सेसिव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में जो नोट के बीच की दूरी है वो दूरी 18 सेंटीमीटर पहले थी, 16 सेंटीमीटर बाद में हो गई। ठीक है, अगर दो सक्सेसिव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं इसका मतलब ये कहा जाएगा कि अगर दो वॉल्स हैं इस तरीके से हो सकता है कि ये nth हार्मोनिक होती। अगर nth हार्मोनिक होती तो जितनी नंबर ऑफ हार्मोनिक होती उतने ही लूप्स बनते। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट हार्मोनिक जो होती इसमें नंबर ऑफ लूप्स एक बढ़ जाते। तो अगर ये n+1 हार्मोनिक है तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स n+1 बनने चाहिए। ठीक है, तो दो सक्सेसिव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की बात किया है उसने। तो एक हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी मैंने n मानी तो उसकी अगली हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी n+1 हो गई। साथ ही साथ जो लूप्स हैं उनके नंबर भी n से बढ़ के n+1 हो गए। अब हमें यह पता है कि किसी भी दो नोट के बीच की जो दूरी होती है वो हमको दी है पहले केस में 18 सेंटीमीटर और दूसरे केस में ये दो नोट के बीच की दूरी दी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर लूप्स बने हैं तो 18 18 18 के n जुड़ेंगे और ये पूरी लेंथ तो स्ट्रिंग की लेंथ l के बराबर होगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 18 इंटू n l के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 18 सेंटीमीटर ये रहा, अब ऐसे n बार जोड़ेंगे तो 18n हो जाएगा, तो 18nl हो जाएगा। और 16 सेंटीमीटर ये है और ऐसा भी n+1 बार जुड़ेगा तो 16 इंटू n+1 भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम दोनों लेंथ को इक्वेट कर दें तो 18n इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ n+1, तो 18n इज इक्वल टू 16n प्लस 16, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी ये 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। ठीक है, और n की वैल्यू अगर हम 8 यहां पुट कर दें तो लेंथ अगर 18 इंटू n है और
n की वैल्यू अगर 8 आई है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगी 144 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंसेस जो हमको दिए हुए थे वो सेंटीमीटर्स में ही दिए हुए थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हार्मोनिक होती है। दो सक्सेसिव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज, मतलब अगर n और n+1 है तो लूप भी नंबर n और n+1 हो गए। एक लूप जो है λ/2 की दूरी का होता है, तो 18 सेंटीमीटर का एक लूप है दूरी, n बार बना, 18n को l रख दिया, 16 सेंटीमीटर ये दूरी दी है, n+1 16n+1 l लिख दिया, वहां से आप l निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two identical wires vibrates in same frequency. If tension in one wire is changed by 2%, then beat frequency of 3 is observed. Find the original frequency of wire. ठीक है, मतलब दो वायर पहले सेम फ्रीक्वेंसी के थे, किसी एक वायर में हम टेंशन को चेंज कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अब पहले वायर की फ्रीक्वेंसी वही रही, दूसरे वायर की बदल गई। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कहता है कि अब बीट फ्रीक्वेंसी 3 की हमको मिलने लगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, n/2l इंटू v, और मैंने आपको बताया कि ये जो v होता है ये √T/μ होता है, क्योंकि आइडेंटिकल वायर्स हैं तो लेंथ दोनों की सेम है, म्यू दोनों का सेम है, n भी दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो सेम हार्मोनिक में होंगे, तो आइडेंटिकल है सब कुछ। टेंशन भी स्टार्टिंग में दोनों में सेम थी। ठीक है, अब अगर हम टेंशन को चेंज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि डेल्टा f/f इंटू 100 इज इक्वल टू, क्योंकि टेंशन की पावर रूट है तो हाफ इंटू डेल्टा t/t इंटू 100। ठीक है, तो डेल्टा f/f इंटू 100, n कांस्टेंट, l कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, सिर्फ t के ऊपर रूट लगा है तो रूट की जगह हाफ आ जाएगा, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, डेल्टा t/t इंटू 100। ये जो लिखा हुआ है ये परसेंटेज चेंज इन टेंशन है, जो कि हमको 2% दिया हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा f इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2%, जो कि आ जाएगा 1। ठीक, अब डेल्टा एफ क्या है, तो डेल्टा एफ ही तो एक बीट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अगर एक की फ्रीक्वेंसी एफ की थी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी भी पहले एफ की थी, लेकिन अब दूसरे की फ्रीक्वेंसी में डेल्टा एफ का चेंज आ गया है, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी अब हो गई है मान लो एफ प्लस डेल्टा एफ। पहले की फ्रीक्वेंसी एफ थी, एफ ही रही, दूसरे की फ्रीक्वेंसी एफ से एफ प्लस डेल्टा एफ हो गई। तो एफ और एफ प्लस डेल्टा एफ में डिफरेंस कितना आया, डेल्टा एफ का। ये जो डेल्टा एफ लिखा हुआ है यही बीट फ्रीक्वेंसी है, और हमको इस बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 दी है, तो हम पुट कर देंगे, तो 3/f इंटू 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 300, मतलब उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वायर्स की वो 300 के इक्वल होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम इस रिलेशन को थोड़ा सा और समझते हैं, और कहीं अगर सोनोमीटर वायर लिख के आता है तो ये सोनोमीटर वायर बेसिकली इसी स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर एक फिक्स वॉल होती है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग जाती है, यहाँ पे एक पुली की हेल्प से एक मास को हैंग कर दिया जाता है। इस मास को हैंग करने से इस मास की जितनी भी वैल्यू होगी m इंटू जी की, टेंशन की भी उतनी वैल्यू होगी, तो टेंशन आप कह सकते हो कि mg के इक्वल है। ठीक, दूसरा, यहां पर दो ब्रिजेस इस तरीके से सपोर्ट्स लगाते हैं, और ये जो दो सपोर्ट्स हम लगा रहे हैं, इन दोनों के सपोर्ट की वजह से ये दोनों पॉइंट नोड बन जाते हैं। अब स्टैंडिंग वेव का जो फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों तो नोड होंगे ही,
ये वॉल से फिक्स पॉइंट है, ये भी नोड होगा, ये पुली से फिक्स पॉइंट है, ये भी नोड होगा। तो बेसिकली ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। अब स्ट्रिंग 3 हिस्से में डिवाइड हो चुकी है और इसमें स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होगा। ठीक है, हर हिस्से में जो वाइब्रेशन होगा उसमें टेंशन हर जगह पे सेम रहेगी। ठीक है, म्यू हर जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको अलग अलग हार्मोनिक में ऑसिलेट करवा सकते हो। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है n/2l रूट ओवर t बाई म्यू, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम n को बदलेंगे l भी बदलेगा और l अगर बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। तो यहां पर अगर हम सबको सेम हार्मोनिक में रखते हैं, ये सब सेम हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम हार्मोनिक इन ईच सेगमेंट, तो आप ये कहोगे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो अगर सेम हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। F1 is to F2 is to F3 जो होगा वो 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे L1 L2 L3 क्या है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अकॉर्डिंगली इन 3 सेगमेंट्स की फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा ये लेंथ के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर। If the 3 segments in sonometer wire oscillates with frequencies of F1, F2 and F3, then if bridges are removed and whole string oscillates, find its frequency। ठीक है, तो पहले क्या है कि ब्रिजेस लगे हुए हैं, लेंथ 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है और तीनों सेगमेंट F1, F2, F3 की फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब ब्रिज को हटा देंगे तो पूरी लेंथ ऑसिलेट करने लगेगी, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसा हमने अभी सीखा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या F इंटू एल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये कांस्टेंट होता है। एल को इधर ले आएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी F1 थी, लेंथ L1 थी, तो ये कांस्टेंट कुछ K था। दूसरे की F2 थी, लेंथ L2 थी, ये भी कांस्टेंट K था। तीसरे की फ्रीक्वेंसी F3 थी, लेंथ L3 थी, कांस्टेंट K था। अब हमें पता करना है कि अगर हमने ब्रिजेस हटा दिए तो टोटल लेंथ इतनी हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट K सेम रहेगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी सेम है। तो अब ये F कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें L1 की जगह K/F1 लिख सकते हैं। तो L1 की जगह अगर हम K/F1 लिखते हैं तो इस रिलेशन में बन जाएगा F इंटू L1 की जगह लिखेंगे K/F1 प्लस L2 की जगह K/F2 प्लस L3 के K/F3 इज इक्वल टू K। तो K यहां से कैंसिल हो जाएगा। K कैंसिल होने के बाद ये बचेगा F ब्रैकेट में 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 इज इक्वल टू 1। F को अगर हम उधर ले जाएंगे तो डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 इज इक्वल टू 1/F। तो ये जो पूरी स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी F के बराबर है तो इस रिलेशन का यूज करके आप उस F की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सोनोमीटर का, जिसमें हमें समझना है फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो F इंटू एल का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन पढ़ा है उसमें दोनों एंड फिक्स होते थे, मतलब दोनों एंड नोड होते थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा एंड हम फ्री रखें, और अगर दूसरा एंड फ्री होगा तो अभी दूसरे एंड को हम लोग एंटी नोड कहेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोग पढ़ रहे हैं वाइब्रेशन
स्टैंडिंग वेव का ही पार्ट है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, मतलब दूसरा एंड उसका फ्री है। और अगर दूसरा एंड फ्री होगा तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ये स्ट्रिंग है, ये दूसरा एंड फ्री है, फ्री टू ऑसिलेट है, तो ये फ्री टू ऑसिलेट कैसे बना सकते हो? एक रिंग बन लगा सकते हो और एक रॉड के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब ये रिंग इस रॉड के ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकती है, तो ये फ्री एंड कहा जाएगा। और अब अगर हम इसको ऑसिलेट करेंगे तो अब जो एंड फिक्स है वो नोड ही रहेगा, लेकिन जो एंड फ्री है वो बनेगा एंटी नोड। अब ये इस रॉड में ये जो रिंग है ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकती है और ये एंड जो होगा वो एंटी नोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई 4। ठीक, अब क्या होगा? बीच में एक नोड आ जाएगा, लेकिन दूसरा एंड अभी भी एंटी नोड ही रहेगा। तो अब अगर हम दूसरे एंड को एंटी नोड, इस एंड को नोड कहते हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये लैम्डा बाई 2 है नोड नोड, और लैम्डा बाई 4 और, तो ये लेंथ हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 4। अगले स्टेप में जाओगे तो ये लेंथ हो जाएगी 5 लैम्डा बाई 4। इन जनरल जब भी ऐसा ऑसिलेशन होगा कि जिसमें एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री है, तो L की वैल्यू आप लिख सकते हैं n लैम्डा बाई 4, बट इस बात का ध्यान रखते हुए कि n सिर्फ ऑड नंबर आएगा 1 3 5 7। ठीक है, तो यहां पे हम जब लिखते हैं L इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 4, तो n यहां पे सिर्फ ऑड नंबर्स ही होंगे 1 3 5 7। इस तरीके से ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कही जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी n बाई 4l इंटू वी वही स्पीड है, रूट ओवर टी बाई व्यू जब लोग पढ़ते थे, बट अगेन यहाँ पे n जो होगा वो सिर्फ ऑड नंबर होगा, तो 1 3 5 7 इस तरीके से रहेगा। जब स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स होती थी तो ये रिलेशन आता था n लैम्डा बाई 2, और वहां पे n सब होता था 1 2 3 4 5 6, और ये रिलेशन आता था n बाई 2l इंटू वी, अगेन वहां पे n सब होता था 1 2 3 4 5 6। ठीक, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे n सिर्फ ऑड रहेगा और ये n बाई 4l नीचे 4 का फैक्टर आता है। ठीक है, तो यहां पर नाम कैसे दिए जाएंगे? नाम भी थोड़े से इनके अलग होंगे, जैसे n हो गया, हार्मोनिक हो गया, और यहां पे ओवरटोन हो गया। यहां पे n सिर्फ ऑड होगा 1 3 5 7, ऐसे करके n सिर्फ ऑड आएगा, और जितना n होगा आप उसको हार्मोनिक कह सकते हो। तो n1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, n3 है तो थर्ड हार्मोनिक, n5 है तो फिफ्थ हार्मोनिक, 7 है तो सेवेंथ हार्मोनिक, n है तो nth हार्मोनिक। मतलब यहां पे इवन हार्मोनिक होती ही नहीं है। कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि सिक्स्थ हार्मोनिक निकालो, क्योंकि सिक्स्थ हार्मोनिक इस केस में बनती ही नहीं है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही बनती है। ओवरटोन में जब हम इसको 1 लिखते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है, वहां भी हम इसको यही नाम देते थे। लेकिन जब ये 3 है तो ये फर्स्ट ओवरटोन होता है, ये 5 है तो ये सेकंड ओवरटोन होता है, फिर थर्ड ओवरटोन होता है। मतलब ओवरटोन सब लेता है, 1 2 3 4 सब लेता जा रहा है। और आप इस वक्त अगर ध्यान दें तो अगर ये 7 है तो ये 3 है, 7 में से 1 घटाओ 6 बचा, 2 से डिवाइड कर दो 3, 5 में से 1 घटाओ 4 बचा, 2 से डिवाइड कर दो 2, 3 में से 1 घटाओ 2 बचा, 2 से डिवाइड कर दे 1। तो यहां पे हम कहेंगे कि अगर हम यहां पर nth हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो ओवरटोन हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2, ये ओवरटोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये नाम जो है वो क्लियर होने चाहिए कि हार्मोनिक से वर्ड होती हैं, ओवरटोन सारे होते हैं, और ओवरटोन हार्मोनिक में रिलेशन n माइनस 1 बाई 2 है, और उस केस में रिलेशन जब स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स थी तो n माइनस 1 के इक्वल होता था। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड का। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक। मान लो आपसे ये कहता है कि दो स्ट्रिंग्स हैं, और ये दोनों स्ट्रिंग्स के
लीनियर मास डेंसिटीज अलग अलग हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग की लेंथ है L और दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ है, मान लो L ही ले लो इसकी लेंथ भी, ठीक है, लेकिन इसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू है और इसका लीनियर मास डेंसिटी 9 म्यू है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि इफ जंक्शन इज एंटी नोड देन find the minimum possible frequency of oscillation। ठीक है, तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि ये दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो टेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे कहीं ब्रिज नहीं बना है, ये खाली जुड़ी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी भी दोनों केस में सेम होगी। ठीक है, जब हम लोग सोनोमीटर पढ़ते हैं तो ब्रिज बन जाता था, तो ब्रिज बनने की वजह से फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती थी, लेकिन ये सिर्फ दोनों स्ट्रिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग में सेम होगी। ठीक है, और इनकी हार्मोनिक्स जो हैं वो अलग अलग होंगी। हार्मोनिक्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें हार्मोनिक्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है और टेंशन भी दोनों सेम है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n/4l इंटू रूट ओवर टी बाई म्यू, क्योंकि स्ट्रिंग का एक एंड एंटी नोड दिया हुआ है, जंक्शन एंटी नोड दिया हुआ है, तो n/4l यूज करना है। अब ऑसिलेशन कैसा हो रहा होगा, तो हो सकता है कि ये ऑसिलेशन में ये एंड एंटी नोड बनना है, तो ऐसा कुछ रफली मैं डायग्राम बनाता हूं, और दूसरा एंड भी एंटी नोड है, तो मतलब ये इस स्ट्रिंग में ऐसे ऑसिलेशन हो रहा होगा और इसमें ऐसे ऑसिलेशन हो रहा होगा। हाँ, ये N1 हार्मोनिक पे होगा और ये वाली स्ट्रिंग जो होगी वो N2 हार्मोनिक में होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर ये है, तो टेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम है, म्यू अलग अलग है, लेंथ दोनों स्ट्रिंग की सेम है, तो अगर म्यू अलग अलग है तो एन अलग अलग होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। तो अगर हम इक्वेट करते हैं पहले की फ्रीक्वेंसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा n1/4l इंटू रूट ओवर टी बाई म्यू इज इक्वल टू n2/4l रूट ओवर टी बाई 9 म्यू। दोनों के म्यू अलग अलग हैं, n1 n2 इसलिए अलग अलग हो गए, फ्रीक्वेंसीज दोनों में सेम है, क्योंकि यहां पर ये दोनों वायर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रूट टी म्यू एल सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n1 इज इक्वल टू n2/3, ये 9 का रूट 3 आ जाएगा, मतलब n1/n2 का रेशियो हो जाएगा 1/3। इस 1/3 के रेशियो को आप 2/6 भी लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, 4/12 लिख सकते हैं, 5/15 लिख सकते हैं। ऐसे कई सारी वैल्यूज n1/n2 के रेशियो की आएगी, क्योंकि n1/n2 1/3 है, तो 1/3 का रेशियो ये सब भी 1/3 के रेशियो है। बट अगर ये n1 1 होगा तो n2 3 होगा, मतलब n1 मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक पे होगा तो ये थर्ड हार्मोनिक पे होगा, अगर ये सेकंड हार्मोनिक पे होगा तो ये सिक्स्थ हार्मोनिक पे होगा, अगर ये थर्ड हार्मोनिक पे होगा तो ये नाइन्थ हार्मोनिक पे होगा। ठीक, लेकिन एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रिंग एक एंड से फिक्स होती है तो हमको पता है कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हो सकती हैं, मतलब 1 और 3 हो सकते हैं, 3 और 9 हो सकते हैं, 5 15 हो सकते हैं, लेकिन इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं होती है। इसका मतलब जो 2 आया है, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 6, ये पॉसिबल नहीं होगी। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक में होगा, ये थर्ड में होगा, ये वाला थर्ड में होगा तो ये 9 में होगा, फिर ये वाला 5 में होगा तो दूसरा वाला 15 में होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी में हमें n की वैल्यू भी मिनिमम रखनी पड़ेगी। तो अगर हम n की वैल्यू मिनिमम रखना चाहते हैं पहली वाली रस्सी के लिए, तो n1/4l इंटू रूट ओवर टी बाई म्यू, और यही अगर हम दूसरी रस्सी से निकालते हुए फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम है, तो ये लिखते n2/4l रूट ओवर टी बाई 9 म्यू। लेकिन
क्योंकि यहां पर हमें n1 की मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 1 है, तो n1 को 1 रख देंगे, या n2 को मिनिमम वैल्यू पॉसिबल 3 है, n2 को 3 रख देंगे, दोनों से आपको सेम आंसर आएगा और ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कही जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, दोनों केस के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि जो साउंड की वजह से स्टैंडिंग वेव बनती है वहां पर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सारी स्टडीज, सब कुछ डिस्कशन, सब कुछ नाम वगैरह सेम रहता है, बस वहां पे हम उसको ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप कहते हैं। ठीक है।